नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक पारिवारिक कहानी है जिस देवरानी को जेठानी ने इतना परेशान किया। जब उसकी होल्डिंग शहर के बड़े बड़े स्थानों पर देखी तो जेठानी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। दिल को छू लेने वाली कहानी है मित्रों। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। निम्मी फूट फूट करके रो रही थी, कभी अपने मम्मी पापा के गले लग करके, कभी बहन के गले लग करके, कभी छोटे भाई के गले लग करके। आज निम्मी की विदाई है, कल ही शादी संपन्न हुई है। निम्मी की उम्र बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इतनी है कि हमारे समाज में इस उम्र में शादी कर दी जाती है। वह मिडिल क्लास फैमिली से है, इसलिए निम्मी के परिवार वालों को भी रिश्ता अच्छा लगा, जो उनकी हैसियत से बड़ा परिवार ही था, तो उन्होंने निम्मी की शादी कर दी। निम्मी जो अभी अपने कॉलेज की पढ़ाई कर ही रही थी और उसके पति और उसमें 12 साल उम्र का अंतर था। आमतौर पर परिवार में यह अंतर बहुत ज्यादा नहीं माना जाता है। उन्हें लगता है कि जब यह पहले से होता आ रहा है तो आज के समय में भी कोई समस्या नहीं है, बच्चे एडजस्ट कर ही लेते हैं। फिर लड़के वाले तो हैसियत में उनसे ऊंचे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पक्ष पर ढील देनी ही होगी। लड़का काम भी करता है, भरा पूरा परिवार भी है, बेटी को ससुराल में कोई समस्या नहीं होगी, तो उम्र का अंतर नजरअंदाज करना ही सही होगा। इसलिए निम्मी की शादी अपने उम्र से 12 साल बड़े आदमी से कर दी गई। निम्मी की विदाई संपन्न हुई और वह ससुराल आ गई। ससुराल में जेठ जेठानी व सास ही थी। सास शांत व सीधे स्वभाव की थी। उनके पति की मृत्यु काफी समय पहले हो गई थी। घर के निर्णयों में भी उनका बहुत ज्यादा योगदान नहीं था। सारे निर्णय जेठ जेठानी ही करते थे। जेठानी कर्कश बोली और कठोर स्वभाव की थी। दोनों भाइयों में प्रेम व मधुर संबंध था, किंतु जेठानी के स्वभाव ने उनमें कुछ अंतर पैदा कर दिया था। अब देवरानी के आने पर यह अंतर अधिक ही बढ़ने वाला था। निम्मी का भी स्वभाव सीधा था, लेकिन वह आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। उसे पुराने दकियानूसी विचार ना तो रास आते थे, ना ही वह उन पर चल सकती थी। निम्मी का घर में स्वागत ठीक ठाक से हुआ, क्योंकि जेठानी के स्वभाव का अंदाजा उसे शादी से पहले ही लग गया था, जब वह एक दो बार उनसे पहले भी मिल चुकी थी। लेकिन फिर भी निम्मी की यही कोशिश रही है कि सब कुछ शांति पूर्वक और सहज भाव से ही हो। सास का व्यवहार तो तटस्थ था, उन्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। रिश्तेदार आए हुए थे, इसलिए जेठानी ने भी ज्यादा तमाशा नहीं किया, लेकिन निम्मी उनका रूखा व्यवहार देख रही थी। शादी के अगले दिन पगफेरे की रस्म के लिए जाते हुए भी जेठानी ने बातों ही बातों में तंज कसा। दहेज की डिमांड तो थी नहीं, फिर निम्मी के पिता ने भी हैसियत के हिसाब से ठीक ही दिया था, लेकिन जेठानी को कोई बहाना चाहिए था, इसलिए कुछ नुक्स निकालना शुरू किया। पहले तो निम्मी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पगफेरे की रस्म से आने पर उन्हें घरेलू बातों को लेकर के भी जेठानी ने कुछ न कुछ कहना शुरू किया। कभी कपड़ों को लेकर के, कभी रिश्तेदारों को लेकर के, कभी विवाह में इंतजाम को लेकर के मीन मेख निकालना चाहा। निम्मी अब भी चुप थी। वह चाहती थी कि देवरानी जेठानी बहनों की तरह रहें, इसलिए निम्मी ने जेठानी को दीदी बुलाना शुरू किया। लेकिन जेठानी को इन सब बातों से कहां फर्क पड़ने वाला था। निम्मी चुप तो थी, लेकिन उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। अभी शादी को 3-4 दिन ही बीते थे कि फिर वही बातों को लेकर के जेठानी ने निम्मी पर टोका टाकी शुरू कर दी। निम्मी ने बातों को नजरअंदाज करना ही ठीक समझा, लेकिन निम्मी इतने दिनों में यह तो जान गई थी कि जेठानी का स्वभाव अपनी सास, अपने देवर और निम्मी को लेकर के बहुत अच्छा नहीं था। वह केवल खुद के पति और बच्चों के साथ ही ठीक से बर्ताव करती थी। जेठानी के 2 बच्चे थे। लड़का 12th क्लास में पढ़ता था। उसका स्वभाव अपने चाचा चाची के लिए अच्छा था। एक लड़की थी जो 10th में थी। वह माँ के नक्शे कदम पर चलने वाली थी, लेकिन अपने चाचा की लाडली थी, तो चाचा को लेकर
लेकर के उसका स्वभाव बेहतर था, लेकिन निम्मी से उसका बर्ताव कहीं ना कहीं कटा कटा सा ही रहता था। फिर भी निम्मी ने कुछ कहना जरूरी नहीं समझा। निम्मी के पति का कोई अस्थायी काम नहीं था, वह आए दिन कोई नया काम चुनता और छोड़ देता। निम्मी इतना जानती थी कि उसे अपना घर चलाने के लिए कहीं ना कहीं परिवार के साथ की जरूरत है, लेकिन वह दुविधा में थी कि ऐसा कब तक हो सकेगा। इतना कठोर व्यवहार वह कब तक सहन कर पाएगी। चाहे वह गरीब घर से थी, लेकिन यह उसके स्वभाव से विपरीत था, उसके विचारों मूल्यों से विपरीत था। उसकी अब तक की पढ़ाई का क्या अर्थ रह जाएगा जब वह गलत को गलत कह करके विरोध ही ना कर पाए। कब तक एक तरफा वह रिश्ता को बचाने की कोशिश करेगी। शादी के 1 महीने में ही उसने इतनी सारी बातें सुन ली थी कि अब उसके लिए और मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। जितना ज्यादा वह सोचती उतनी ही दुविधा बढ़ जाती। लेकिन घर में किसी को कुछ कहता ना देख करके और निम्मी की चुप्पी ने जेठानी को कटु व्यवहार की कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति दे दी थी। अब तो वह निम्मी के पढ़ाई पर भी रोक टोक लगाना चाहती थी, क्योंकि निम्मी अभी कॉलेज में ही थी। इसलिए शादी के बाद उसने 1-2 महीने ससुराल में ही रहना ही ठीक समझा। एग्जाम के समय जब वह मायके गई तब भी जेठानी ने नखरे दिखाए, घर में इतना काम है, मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी। इस बार तो ठीक है, मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, पर अब तुम्हें पढ़ाई छोड़नी होगी। या तो पढ़ो या तो घर संभालो, दोनों काम साथ साथ नहीं हो सकते हैं। यह निम्मी को पढ़ाई छोड़ने के लिए सीधी चेतावनी थी। निम्मी जब एग्जाम के बाद वापस ससुराल आई तो उसे लगा कि वह काफी समय बाद आई है तो जेठानी कुछ ठीक ही व्यवहार करेंगी, पर जेठानी का व्यवहार तो दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा था। ऐसा नहीं था कि निम्मी में कोई कमी थी या वह घर का काम नहीं करती थी, पर जेठानी को घर में क्लेश करने का बहाना ढूंढना था। वह एक अलग ही बात को लेकर के चल रही थी कि किसी दिन निम्मी का सब्र टूटे और वह उसके सामने बोले, फिर उसको बुरा साबित करने में पल भर भी नहीं लगाएगी। पर निम्मी भी पता नहीं कौन सी मिट्टी की बनी हुई थी या क्या सोच रखा था, जो जेठानी कहती वह उसका बिल्कुल भी जवाब नहीं देती। चुपचाप अपना काम करना, खाली समय में पढ़ाई करना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। निम्मी को खुद नहीं समझ आ रहा था कि वह इतनी शांत कैसे रह पा रही है, जबकि यह उसके स्वभाव के एकदम उलट था। इतनी भी गरीब घर से नहीं थी कि निम्मी जितना उसकी जेठानी उसे ताना देती थी और उसको दबा करके रखती थी, लेकिन फिर भी निम्मी परिवार का सोच करके अक्सर चुप ही रहती थी। उसे भी पता था कि उसके घर में अभी 2 छोटी बहनें और हैं। उसका एक गलत कदम उसकी बहनों पर आक्षेप लगाने के लिए पर्याप्त कारण होगा। बात फैलने में समय ही कितना लगता है। फिर वह इतने बड़े परिवार से भी नहीं थी कि उसका मायके जा कर के बैठना वे सहन कर पाते। यह तो और भी बुरा प्रभाव डालने वाला था, क्योंकि यह निम्मी का लास्ट ईयर था। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, इसलिए निम्मी ने आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करने का सोचकर इस पर भी जेठानी ने घर में हो हल्ला कर दिया था। नीता के व्यवहार ने दोनों भाइयों के बीच जो खाई थी और गहरा दी थी, क्योंकि निम्मी के पति सृजन ने निम्मी का ही साथ दिया। उसका भी मानना था कि जो पढ़ना चाहता है उसे पढ़ने दिया जाए। हालांकि निम्मी के जेठ को ज्यादा परवाह नहीं थी, वे कभी भी पढ़ाई के विरोध नहीं थे, वे कभी भी पढ़ाई के विरोधी नहीं थे, पर नीता के व्यवहार से कहीं ना कहीं घबराए हुए थे। वह घर में कोई क्लेश नहीं चाहते थे, इसलिए उनका मानना था कि जब आगे घर ही संभालना है तो पढ़ लिख करके क्या करना, क्यों घर में क्लेश को जगह दी जाए। लेकिन फिर भी सृजन अपने फैसले पर अडिग रहा। वह नहीं चाहता था कि पढ़ाई को लेकर के भी निम्मी को कोई समझौता करना पड़े, जब वह नीता के व्यवहार के साथ वैसे ही इतना परेशानियों का सामना कर रही है। निम्मी की सास का इस पर कोई भी वक्तव्य नहीं था। वह अपने सुकून में किसी प्रकार का खलल नहीं चाहती थी। पूजा पाठ और घर के छोटे मोटे कामों में ही उनका दिन व्यतीत होता रहता था, पर नीता के इस व्यवहार का बच्चों पर काफी प्रभाव पड़ रहा था।
जिसे वह अभी नहीं समझ पा रही थी, पर कहीं ना कहीं भविष्य में यह उसके लिए दो धारी तलवार ही साबित होने वाला था। निम्मी ने बीच का रास्ता निकालते हुए पोस्ट ग्रेजुएशन घर से ही करने का सोचा। उसने सृजन से कहा कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, वह घर पर रह करके ही पढ़ लिया करेगी, फिर एग्जाम के समय महीने डेढ़ महीने की तो ही बात है, इतना तो भाई साहब भी मान जाएंगे। इस प्रकार घर में कलह भी नहीं होगी और उसे समझौता भी नहीं करना पड़ेगा। सृजन को भी यह विचार ठीक लगा, वह मान गया, पर नीता को इससे भी समस्या थी, लेकिन इस बात पर उसकी नहीं चली। जेठ राजन को भी यह विचार पसंद आया और उन्होंने मंजूरी दे दी, अतः उसे भी मन मसोस करके जाना पड़ा। निम्मी सृजन से और किसी विषय पर भी बात करना चाहती थी, पर उसे बहुत ज्यादा कहना भी सही नहीं लगा। एक तो दोनों के मध्य आयु का इतना अंतर था कि वह वैसे भी कुछ कहते हुए डरती थी, ऊपर से सृजन का व्यवहार भी गंभीर था, तो वह कुछ कह नहीं पाती थी। फिर नीता का व्यवहार तो दिन ब दिन उलझता ही जा रहा था। निम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नीता चाहती क्या है। इसी प्रकार बिना किसी बात की नीता ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। जब निम्मी के बनाए खाने को लेकर के आए दिन ही उसे कुछ ना कुछ सुनाती ही रहती थी। कभी सब्जी में नमक कम है तो कभी ज्यादा, कभी रोटियां इतनी कड़क क्यों हैं, कभी दाल पतली क्यों है, तरह तरह के बहाने नीता के द्वारा बनाए जाते रहे। निम्मी को एक ही बात परेशान करती कि जब नीता का व्यवहार इतना कर्कश, तो पूरा घर उसकी बात सुनता क्यों है। वह तो छोटी है, घर में बड़े लोग हैं, वे उसे क्यों नहीं कुछ कहते हैं, क्यों नहीं समझाते हैं। इस व्यवहार के साथ तो वह अपनी बेटी के भविष्य को भी खतरे में डाल देगी। अक्सर बच्चे, खासकर बेटियां, वही सीखती हैं जो अपने माँ के व्यवहार में देखती हैं। माँ प्रत्येक बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है और बेटियों के लिए माँ एक आईना होती है, पर नीता को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। निम्मी के पास दो ही काम थे, एक घर का काम करना, दूसरा पढ़ाई करना। नीता ने उसके पढ़ाई में व्यवधान डालने के लिए बहुत सारे पैंतरे आजमाए, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। निम्मी भी दृढ़ थी अपने विश्वास पर, अपने दृष्टिकोण पर। वह रात को भी पढ़ने का समय निकाल लिया करती थी। इस प्रकार जैसे तैसे एक साल बीता। दूसरे साल में निम्मी प्रेग्नेंट थी, तो उसके लिए यह सफर और भी मुश्किल होने वाला था। एक बात और भी थी, वह यह थी कि वह सृजन के बार बार काम छोड़ने से भी परेशान हो चुकी थी। वह कोई काम टिक करके क्यों नहीं करता है, यह बात निम्मी को बहुत अखरती थी, पर सृजन के व्यवहार को लेकर के वह अभी भी शंकित थी। वह चाहती थी कि सृजन को समझाए कि वह जो भी करना चाहता है उसे धैर्य पूर्वक लगन के साथ एकाग्र हो करके करें, पर उसे बात करने से डर भी लग रहा था। पर फिर भी उसने हिम्मत करके एक दिन सृजन से बात करना ही ठीक समझा। निम्मी ने हिम्मत करके एक दिन सृजन से बात कर ही ली। निम्मी, सृजन, आप एक काम परमानेंटली क्यों नहीं पकड़ लेते हैं? कब तक नए नए काम करते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे? इससे घाटा ज्यादा होता है। सृजन, जानता हूँ, पर जो मैं करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे सफर करना ही होगा। मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे छोटी छोटी ब्रांच बना करके स्थापित करनी होगी। मानता हूँ इसमें शुरुआत में थोड़ा घाटा है, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसमें बेनिफिट भी दिखेगा। वैसे भी यह सब मेरे बिजनेस का हिस्सा है, इसके लिए इतना सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा। मैंने कोई भी काम बंद नहीं किया है, बस कुछ समय तक उसको टाइम देता हूँ, फिर यह सारे काम मेरे जूनियर संभालते हैं। निम्मी, वह तो ठीक है सृजन, पर फिर भी आपका एक परमानेंट काम करना भी जरूरी है। सृजन, सारी सब्सिडरी इकाई को मैं ही देखता हूँ, यही मेरा परमानेंट काम है। बस कुछ समय तक मुझे एक काम पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तुम इतना मत सोचो, हम बहुत छोटे टाउन में रहते हैं, यहाँ बिजनेस को लेकर के अभी इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। लोग सरकारी नौकरी या खेती जैसे छोटे मोटे कामों को ही तवज्जो देते हैं, इसलिए सब चीजों को मेरा पर्सनली संभालना जरूरी है। वैसे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तुम क्या करना चाहती हो? मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करना चाहती हूँ। देखो, मैं कह रहा था ना, सब लोग सरकारी नौकरी को ही तवज्जो देते हैं। हाँ, पर मैं और कर भी क्या सकती हूँ? हाँ, सही है,
तुम और कर भी क्या सकती हो। वैसे तुमने नीता भाभी को संभाल लिया, यही तुम्हारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। यह कह करके सृजन हंस दिया। निम्मी को भी हंसी आ गई। वह बोली, पता नहीं नीता भाभी को मैं कब तक संभाल पाऊंगी। कभी कभी तो लगता है कि अब मेरा सब्र टूटा, अब मेरा सब्र टूटा। आजकल तो उन्होंने हद ही कर दी है, बिना बात के ही झगड़ना शुरू कर देती हैं। पर सृजन नीता दीदी को कुछ कहता क्यों नहीं है। बहुत ही ज्यादा गलत व्यवहार करते हैं, कितना गलत प्रभाव पड़ेगा। और फिर अभी सृजन तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, बस उनका स्वभाव ऐसा ही है। तुम बेफिक्र रहो, ज्यादा कुछ कहें तो मैं बात कर लूंगा। तुम बस माँ का ही ध्यान रखा करो और खुद का और हमारे बच्चे का भी। निम्मी, मैं ध्यान रखूंगी। निम्मी सृजन से बात करके थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रही थी। अब उसकी सृजन की तरफ से चिंता हट गई। पर नीता का व्यवहार तो अब भी वैसा ही था। पर निम्मी सास की तरफ से निश्चिंत थी। उनका बड़ा ही शांत स्वभाव था। वह अक्सर निम्मी को यही समझाया करती थी कि बेटा, घर में 4 बर्तन होते हैं तो आवाज करेंगे ही। अगर किसी एक का व्यवहार बुरा है तो उसका देखी देखा हमें अपना व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए, वही उचित है। इससे घर में क्लेश नहीं होता है। हाँ, नीता बहू का व्यवहार बुरा है, लेकिन तुम उसकी तरफ ध्यान मत दिया करो। तुम खुद पर, अपनी पढ़ाई पर और अपने होने वाले बच्चे की तरफ ही ध्यान रखो। खुश रहा करो। निम्मी को यही मीठी बातें अच्छा महसूस कराती थी। एक दिन तो नीता ने हद ही कर दी। घर में छोटी सी बात का इतना बतंगड़ बनाया और निम्मी के मायके वालों को बुला लिया। उसकी यही शिकायत थी कि निम्मी घर का काम नहीं करती है। अब तो निम्मी के लिए यह बात बर्दाश्त की हद से बाहर थी, लेकिन अपने परिवार के सामने उसने कुछ ज्यादा बोलना ठीक नहीं समझा। अब छोटी छोटी बातों से निम्मी के परिवार वालों को भी अंदाजा हो गया था कि निम्मी की जेठानी का व्यवहार बुरा है। वह निम्मी को जरा भी पसंद नहीं करती है, इसलिए लड़ने के बहाने ढूंढती है। निम्मी की सास ने शांतिपूर्वक बात को हल करना ही ठीक समझा, इसलिए उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं निम्मी का ध्यान रखूंगी। लेकिन नीता को इतने से सुकून नहीं था। वह चाहती थी कि बात बढ़े। निम्मी के परिवार वालों ने भी निम्मी को ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस खुद को ध्यान रखने को कहा और साथ में थोड़ी हिदायत दी कि बेटा, यह ससुराल है, काम अच्छे से किया करो। निम्मी भी जानती थी कि काम की तो कोई बात ही नहीं है, नीता को सिर्फ लड़ाई झगड़ा करना ही रास आता है। लेकिन निम्मी ने हाँ में गर्दन हिलाई और बात मान ली। लेकिन इस बात में नीता की हिम्मत बढ़ा दी। उसे लगा कि उसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। हालांकि मन ही मन सब जानते थे कि निम्मी की कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी खुल करके निम्मी का सहयोग नहीं करना नीता को हिम्मत देने के लिए इतना ही काफी था। सृजन ने भी अपने ससुराल से यही कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं बात कर लूंगा, आप बेफिक्र रहें, निम्मी को कोई परेशानी नहीं है, वह एकदम ठीक है, सुरक्षित है और खुश है। इसलिए वे भी चले गए। दिन ऐसे ही चल रहे थे। निम्मी डिलीवरी के समय मायके गई हुई थी। निम्मी ने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया जिसका नाम काव्या रखा। निम्मी की जेठानी की लड़की का नाम दिव्या था, इसलिए दोनों बहनों को मिलता जुलता नाम सृजन ने ही रखा था। निम्मी 2 महीने की बच्ची को लेकर के ससुराल आई। ससुराल में नीता के रूप में उसके सामने बड़ी परेशानी खड़ी थी। नीता ने काव्या के जन्म के बाद भी व्यवहार में लचीलापन नहीं आया। उसे देख करके लगता था कि वह काव्या को भी ज्यादा पसंद नहीं करती थी। पर निम्मी ने अपना व्यवहार में कोई भी नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया। वह अब भी शांति और समझदारी से हर समस्या का निराकरण करती। इसका यह अर्थ नहीं है कि वह कुछ कह नहीं सकती थी, यह उसे कुछ समझ नहीं आता था। बस उसने अपने जीवन में नीता को बहुत ज्यादा जगह नहीं दे रखी थी। वह अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तन्मयता से निभाती। ना ही उसने घर का काम छोड़ा, ना ही पढ़ाई। अब तो उसके ऊपर काव्या की जिम्मेदारी भी थी। निम्मी की पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी। अब निम्मी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने शुरू कर दिए थे। 1 साल बीत गया, उसने 2-3 एग्जाम्स दिए, लेकिन किसी में भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। एक तो काव्या बहुत छोटी थी, ऊपर से घर का काम, सब चीजें एक साथ नहीं संभल रही थी। फिर मन में शांति हो तो सब चीजें संभव होती हैं। निम्मी ने नीता को अपनी जिंदगी से चाहे कितनी ही दूर रखा हो, लेकिन फिर भी उसकी कड़वी बातें, उसका व्यवहार उसे कहीं ना कहीं चोट पहुंचाती रहती थी। निम्मी ने हिम्मत नहीं हारी।
वह उस घर को उतना ही अपना मान करके चलती जितना उसका मायका अपना था। यह बात निम्मी भी जानती थी कि जितना यह घर नीता का है उतना ही उसका भी है। वह कभी खुद को नीचा महसूस नहीं होने देती थी, पर फिर भी हरदम चोट करने से तो लोहा भी चोट खाने लगता है। तो फिर इंसान कितना ही बातों को दरकिनार क्यों ना करे, कहीं ना कहीं उसके मन को ठेस तो पहुंचती है। निम्मी का कहीं सिलेक्शन ना होने की वजह से कोई कुछ कहे या ना कहे, पर नीता उसे ताना देना नहीं भूलती थी। अब तो दिव्या का व्यवहार भी अपनी चाची के प्रति कटु होता जा रहा था। देखते देखते 1 साल बीत गया। निम्मी की शादी को 4 साल हो चुके थे। काव्या लगभग 1.5 साल की थी। कुछ नहीं बदला था, पर निम्मी का अपना सपना अधूरा रहता सा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे उसका अपने पैरों पर खड़ा होने का सपना सपना ही रह जाएगा। कभी कभी उसे आत्मग्लानि होती थी कि क्या वह काबिल नहीं है। खुद की काबिलियत पर शक होने लगता। यह बात सृजन अच्छे से नोटिस कर रहा था, लेकिन वह क्या कर सकता था। निम्मी का सपना सरकारी नौकरी का था, उसमें वह उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। यह निम्मी को खुद ही करना था। नीता के व्यवहार को सब कोई नजरअंदाज तो करता था, पर रोज रोज की कलह से हर कोई तंग आ चुका था। अब तो बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि राजन और सृजन में आए दिन तू मैं हो जाया करती थी। कभी घर के किसी निर्णय को लेकर के, कभी पैसों के लेकर के, कभी बाहर काम के लेकर के। एक दिन नीता, जब तुम्हारा भाई आराम की जिंदगी जीता है, तुम सारा दिन काम में क्यों लगे रहते हो? राजन, ऐसा नहीं है, वह तो काम करता है और मुझसे ज्यादा कमाता है। तुम हर बात में अपनी टांग मत अड़ाया करो। तुम्हें क्या लगता है यह घर सिर्फ मेरे पैसों से चलता है? नहीं, यह तुम्हारी गलत फहमी है। राजन को शायद अंदाजा हो गया था कि नीता क्या कहने वाली है, इसलिए उसने बात को शुरुआत में ही खत्म करना चाहा और कठोर हो करके जवाब दिया। पर नीता कहाँ पीछे हटने वाली थी। वह भड़काना बहकाना जारी रहा। निम्मी भी घर के काम में इतनी हेल्प नहीं करती। सृजन आराम करता है, काम नहीं करता है। तुम ज्यादा काम करते हो, तुमने परिवार की जिम्मेदारी उठा रखी है, तुम समझते क्यों नहीं हो? इन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बड़े हैं, हर काम हमें देखना पड़ता है। तरह तरह की बातें कही। अब तो राजन का दिमाग खराब हो गया। वह झल्ला करके बोला, तुम चाहती क्या हो? नीता, आप उन्हें अलग क्यों नहीं कर देते हैं? राजन, अलग अलग करने वाली क्या बात है, जब सब साथ में अच्छे से चल रहा है। नीता, नहीं, हम अलग रहेंगे। वह जाने और उनकी जिम्मेदारी खुद उठाएं। मुझे वह बोझ लगने लगे हैं। राजन ने ज्यादा बात को नहीं खींचा और उसने कहा, तुम अपने काम पर ध्यान दो, क्या करना है क्या नहीं वह मैं कर लूंगा। राजन ने तो यह बात टाल दी, पर माँ जो सब सुन रही थी उसे लगा कि अब जब अलग होने का विचार आ ही गया है तो ज्यादा दिन तक साथ नहीं रह पाएंगे। लड़कर झगड़ करके अलग हो, उससे अच्छा है शांति पूर्वक ही अलग हो जाएं। ताउम्र तो नीता साथ रहने से रही, कभी ना कभी अलग तो होना ही है। शायद यही समय सही है। उसने सोचा कि वह राजन और सृजन से इस बारे में खुद ही बात करेगी। वहीं नीता मन ही मन केवल कुढ़ करके रह गई, पर वह इतने से हार नहीं मानने वाली थी। अगर घर की बहू एक बार अलग होने का विचार कर ले तो फिर बहू अलग हो करके ही रहती है। वह कई ऐसे काम करती है जो उसके जमीर से भी परे होते हैं। नए नए पैंतरे, नए नए दोषारोपण, घर में तनाव का माहौल बनाना, बात बात पर झगड़ा करना, आंखें दिखाना, ताने मारना, घर का काम नहीं करना या ठीक से नहीं करना, यह सब उसके हथकंडे होते हैं। यह सब क्रिया चरित्र है जिसके आगे परिवार आखिर हार मान ही लेता है और उन्हें अंततः अलग होना ही एकमात्र उपाय नजर आता है। नीता ने भी यही सोचा था कि वह ऐसा ही कुछ करेगी, पर माँ समझदार थी, उन्होंने दुनिया देखी थी। वह इस समाज को इतने वर्षों से देखती आई थी और समाज में भाई भाई का, बाप बेटे का शादी के बाद अलग होना आम बात है। तो वह नहीं चाहती थी घर में कोई भी नौटंकी हो या तमाशा हो। उसने पहले ही सोच लिया था कि वह दोनों बेटों को समझाएगी और प्रेम पूर्वक मान सम्मान व शांति से अलग होने को कहेगी। माँ यह भी सोच रही थी कि वह कौन से बेटे के साथ रहेगी। अक्सर हमारे समाज में यही होता है कि माँ बाप छोटे बेटे के साथ ही रहना पसंद करते हैं, पर फिर भी उनके स्वभाव और व्यवहार को भी ध्यान में रखा जाता है। उसे भी पता था कि उसका किसकी तरफ रहना
चाहिए और कहाँ रहना होगा, पर वह चाहती थी कि यह फैसला उसके बेटे करें, इसलिए वह इस बारे में कुछ नहीं कहेगी। यही सोच करके उन्होंने एक लंबी सांस ली, फिर अपने 1.5 साल की पोती के साथ खेलने लगी। नीता ने हथकंडे आजमाने शुरू किए। उसका जोर निम्मी पर ही चलता था, बिना बात के उल्टा सीधा सुनाने लगी। निम्मी को तो नीता की किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ता था, तो वह चुप ही रहती थी। निम्मी कभी कभी सोचती थी कि यह नीता दी को सोचने का ढंग किस तरह का है। उसे तो उनकी साइकोलॉजी भी समझ नहीं आती थी। कोई इंसान बेमतलब दूसरों को क्यों तंग करता है? जो दूसरों को तंग करता है वह खुद भी ज्यादा परेशान होता है। जो अपनी एनर्जी ऐसे उल जलूल के काम करने में लगाते हैं, हर इंसान के पास अपनी एनर्जी का लेवल होता है, उसे हमेशा सकारात्मक दिशा में लगाना चाहिए। जैसे निम्मी थी, हमेशा अपने पैरों पर खड़ा होने ही उसका मकसद था, इसलिए उसके पास इतने सारे ऑप्शन में जो बेस्ट विकल्प लगा वह सरकारी नौकरी था। क्योंकि एक छोटे से कस्बे में सरकारी नौकरी को जो वरीयता दी जाती है वह किसी और काम में नहीं थी। बिजनेस तो भूल ही जाइए, वहाँ पुरुष ही इतना रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि औरतों को बिजनेस के बारे में या उन्हें शुरू करने के लिए छूट दें। यह तो सोच से भी परे था। इसलिए निम्मी के पास एकमात्र विकल्प सरकारी नौकरी था, जिसका वह प्रयत्न भी कर रही थी। इसके लिए उसने जी तोड़ मेहनत शुरू की, किंतु कहते हैं ना, कुछ चीजें हमारी किस्मत में नहीं होती, इसलिए हम उसके पीछे कितना ही भाग लें वह हमें नहीं मिलती है। या फिर भगवान ने जिस चीज के लिए जिस इंसान को बनाया है वह उसे उस तक खुद ही पहुंचा देता है। वह कुछ इस तरह रास्ता बनाता है जो इंसान के कल्पना से परे हो। इसलिए तो निम्मी को शायद इस दिशा में बार बार विफलता हाथ लग रही थी, क्योंकि उसके नसीब में कुछ और ही था। उसकी काबिलियत नौकरी करने से ही कहीं अधिक थी। वह नौकरी लेने वालों में नहीं बल्कि देने वालों में। पर कहते हैं ना, भाग्य का लिखा समझना इतना आसान नहीं होता है। वह तो वक्त आने पर ही पता चलता है कि ईश्वर ने उनके भाग्य में क्या लिखा है। इंसान के हाथ में बस कोशिश करना होता है। निम्मी के साथ यही था। वह कोशिश कर रही थी, जी तोड़ मेहनत भी कर रही थी, पर फिर भी उसे नौकरी नहीं मिली। लेकिन हिम्मत हारना उसने नहीं सीखा था। वहीं दूसरी ओर माँ ने बिना बात को बढ़ाए अपने दोनों बेटों को समझा बुझा करके अलग होने का निर्णय दे दिया था। साथ में यह भी कि उन दोनों को डिसाइड करना है कि वह किसके साथ रहेंगी। दोनों ही बेटे चाहते थे कि माँ उनके पास रहें। सृजन ने दबाव डाला कि माँ को उसके साथ रहने दिया जाए। वह अपनी भाभी का चरित्र अच्छी तरह जानता था। राजन को भी यह बात पता थी, इसलिए वह माँ के लिए कोई द्वंद्व नहीं चाहता था। अतः वह भी मान गया। माँ तो यही चाहती थी, क्योंकि उसे निम्मी को सहज स्वभाव पसंद था। तीनों ने मिलकर के यही अंतिम निर्णय लिया कि माँ सृजन के साथ रहेंगी। निम्मी भी इस निर्णय से खुश थी। वहीं नीता की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। सृजन ने बाजार में ही जहाँ उसका ऑफिस था वहां से वह अपना बिजनेस संबंधी कार्य संभालना करता था। उसके पास ही घर किराए पर ले लिया। अब निम्मी की सास, सृजन और उसकी बेटी 4 लोग थे जो साथ रहते थे। निम्मी को कोई आपत्ति नहीं थी। उसे भी अलग होने का निर्णय सही लगा, क्योंकि एक तो नीता के कड़क व्यवहार से पीछा छूट गया, दूसरी ओर एक पढ़ी लिखी आधुनिक विचारों वाली महिला होने के नाते उसे ऐसा लगता था कि नीता के लिए भी सही था, क्योंकि एक ही बात को ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। वैसे भी आजकल के समय में कोई किसी की दखलंदाजी अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करता है। यह तो निम्मी की अच्छाई थी कि वह परिवार का सोच करके चुप हो जाती थी। नीता को लगता था कि वह जीत रही है, दरअसल में उसकी हर कदम पर हार हो रही थी। वह पल पल मान सम्मान और आदर खोती जा रही थी, अपने स्वभाव में नकारात्मक घोलती जा रही थी। इंसान सबसे बड़ी भूल वहीं कर बैठता है जब वह सामने वाले की चुप्पी को उसकी कमजोरी समझ लेता है। और जो इंसान शांत व चुप रहता है वह मन ही मन दृढ़ता हासिल कर लेता है कि कम से कम उसे ऐसा जीवन तो नहीं चाहिए जिसका कोई उद्देश्य ही ना हो। यही अंतर था नीता और निम्मी में। निम्मी ने स्वयं की ऊर्जा को सही दिशा में आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास से भरा था, जिसे वो कम होने नहीं दिया। अब जब वह अपने घर
घर में आ गई थी जहां उसे कोई रोक टोक नहीं थी, तो वह भी कुछ करना चाहती थी। उसे सृजन की बात सही लगती थी कि इंसान पढ़ लिख करके नौकरी ही क्यों करे, वह और कोई भी काम कर सकता है। पर अब तक निम्मी के पास विशेष सहयोग और सहारा नहीं था जो उसकी महत्वाकांक्षा को समझता, उसकी प्रतिभा को जान पाता। सृजन था जो यह बात समझता भी था और जानता भी था, पर वह चाहता था कि कुछ भी करने का निर्णय हर तरह से निम्मी का ही हो। कल को उसे ऐसा ना लगे कि उस पर थोपा गया हो। निम्मी के ऊपर से भी सरकारी नौकरी का भूत उतरता जा रहा था। जब वह नए घर में आई तो घर को जमाने में, घर के अनुसार चीजें वस्तुएं लाने में, उसको सजाने में काफी समय बीत गया। काव्या की उसको ज्यादा फिक्र नहीं थी। वह 2 साल की हो चुकी थी और दादी के पास ही रहती थी। इससे उसकी दादी का भी मन लगा रहता था और निम्मी को भी काम में सहयोग मिल जाता था। निम्मी नौकरी करना चाहती थी क्योंकि वह छोटे शहरों कि उन लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती थी जिनके आधे सपने सपने ही रह जाते हैं। वह चाहती थी कि वह कम से कम अपने इस छोटे से शहर में रोल मॉडल बन करके उभरे, ताकि इससे और बच्चियों को प्रेरणा मिले, वे भी प्रेरित हो करके अपने जीवन में एक लक्ष्य हासिल और निर्धारित कर पाएं और उसके लिए प्रयास कर पाएं। जब निम्मी 3-4 एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हो पाई तो वह भी एक चीज के पीछे पड़ करके नहीं रहना चाहती थी, इसे छोड़ देना चाहती थी और कुछ नया करना चाहती थी जिसे वह पूरे उत्साह और लगन से कर सके। वह जब भी सृजन को देखती थी तो उसे भी मन करता था कि वह भी बिजनेस संबंधी कार्य करे। हैंडीक्राफ्ट के काम में उसकी हमेशा से दिलचस्पी थी। वह खुद भी सिलाई कढ़ाई बुनाई जैसे काम बखूबी जानती थी। एक दिन यूं बैठे बैठे वह सोच रही थी कि आगे क्या किया जाए, तो उसे ख्याल आया क्यों ना वह गांव की औरतों के साथ इस काम को बढ़ाए, सिलाई कढ़ाई बुनाई के लिए एक सेंटर खोले। फिर काफी सारी औरतें जो इस काम को जानती हैं वह यहाँ पर कपड़े तैयार करें और उनकी ऑनलाइन सेल की जाए, और साथ में ही लड़कियों को इस दिशा में रुचि रखती हों उनको सिखाना भी शुरू करे दे। यह सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई, मन उत्साह से भर गया। उसे ऐसे लग रहा था जैसे यही काम उसके लिए बेहतर होगा। वह जो चाहती है कर पाएगी। असल में अगर औरतों के लिए कुछ करना है तो इससे बेहतर काम हो ही नहीं सकता है। निम्मी ने खुद से ही काफी कुछ सोच लिया था, काफी सारे प्लान तैयार कर लिए थे। वह मन ही मन खुश थी, बहुत उत्साहित थी, पर उसे भी पता था कि इतना आसान नहीं होने वाला। सबसे पहले सृजन से इस बारे में बात करनी होगी, फिर औरतों को भी इस हेतु तैयार करना होगा, और सबसे मुश्किल तो यही था कि औरतों को इस काम के लिए कैसे जोड़े। लेकिन जो भी था यह काम उसे लीक से हट करके लग रहा था और उसे लग रहा था कि वह इसे कर पाएगी। कैसे नहीं जानती थी, पर इतना जानती थी कि इस काम को वह अधूरा नहीं छोड़ेगी, जैसे भी हो पूरा करेगी। वैसे निम्मी ने कोई काम बीच में नहीं छोड़ा था, चाहे वह नीता से लेकर के उसका रिश्ता हो जिसमें नीता ने उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, पर फिर भी निम्मी हमेशा उस रिश्ते को निभाती रही। वह नीता को अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती थी, पर पलट करके कभी कुछ गलत जवाब भी नहीं दिया। यही निम्मी की खूबी थी कि वह लोगों को, उनके व्यवहार को, हर परिस्थिति को हैंडल करना जानती थी। वह शांत पानी जैसी थी जिसमें उसकी मर्जी के विरुद्ध कोई भी पत्थर फेंक कर अशांत नहीं कर सकता था। रात को खाना खाने के बाद जब काव्या सो चुकी थी तो निम्मी ने सृजन को पूरे प्लान के बारे में बताया। सृजन भी समझता था, इसलिए उसने ध्यान से निम्मी की पूरी बात सुनी। वह निम्मी ने सारी बातें डिटेल में बता दी। सृजन सुनता गया कि कैसे वह घर से ही शुरुआत करना चाहती है और किस प्रकार आसपास की औरतों को जोड़ करके उनके टैलेंट को दुनिया के सामने लाना चाहती है। यह उसके लिए एक अच्छा स्टार्टअप था। वह इसे खुद के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर
पर देखती थी, साथ ही उन औरतों की जरूरतों को भी पूरा कर पाने में सक्षम थी जिन्हें पैसों की जरूरत हो, जो टैलेंटेड हो, यहाँ काम तो करती हो पर उन्हें इसकी अच्छी राशि ना प्राप्त होती हो। यह सब चीजें उसने डिटेल में सोच ली थी और काम का मोटा मोटी खाका भी तैयार कर लिया था। सृजन को निम्मी का प्लान बेहतर लगा। सब सुनने के बाद सृजन ने भी यही कहा कि जानती हो निम्मी, मैंने हमेशा तुमसे एक अलग ही टैलेंट देखा है। जानती हो निम्मी, मैंने हमेशा तुम में एक अलग ही टैलेंट देखा है, वह है लोगों से डील करने का तरीका। मुझे यह बेहद प्यारा लगा है और मैं माँ शादी से पहले अक्सर बात किया करते थे कि मेरी शादी होते ही घर का बंटवारा निश्चित है। हमें लगा था कि शायद हम साल भर भी साथ नहीं रह पाएंगे, पर तुमने 4 साल कैसे निकाल दिए, यह सच में हमारे लिए ताज्जुब की बात है। अभी भी जब अलग होने की बात हुई थी तो वह माँ और हमारा डिसीजन था। तुमने अब भी नीता भाभी से पलट करके दुर्व्यवहार नहीं किया था। मैं जब भी तुम्हारे इस शांत पक्ष को देखता था तो मुझे लगता था कि जो लक्ष्य तुम लेकर के चल रही हो तुम उससे बेहतर अचीव कर सकती हो, पर मैं तुम्हारे बचपन से पाले हुए सपने को तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। अब जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम क्या करना चाहती हो तो मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूँ। मुझसे जो भी बन पड़ेगा, मैं तुम्हें मेरी कहीं भी जरूरत होगी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम बेफिक्र होकर के काम को आगे बढ़ाओ। अब तो निम्मी बहुत खुश थी। जब उसने इतना सब कुछ सृजन से अपने बारे में सुना तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इन 4 सालों में शायद यह पहली तारीफ थी जो सृजन ने की थी। आज निम्मी के लिए बहुत खुशी का दिन था। जब उसने नया काम शुरू करने का सोचा था तो खुशी के साथ साथ उसे थोड़ा डर भी था कि शायद सृजन ना माने, पर सृजन से बात करके यह डर तो दूर हुआ कि साथ में एक नई ताकत उसे मिली। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि सृजन उसके बारे में कितने उम्दा विचार रखता है। उसे हिम्मत देने के लिए सृजन के यह शब्द ही काफी थे। वैसे भी कहा जाता है कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। शब्द इंसान को जंग जिताने के लिए काफी होते हैं। यह व्यक्ति में अभिप्रेरणा का संचार करते हैं, उसके हारने पर उसे ढांढस बंधाते हैं, यही नई ऊर्जा देते हैं और उसके रंगों में साहस भरते हैं। निम्मी भी स्वयं को ऊर्जावान महसूस कर रही। अगले दिन से ही निम्मी ने अपने नए काम के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसने मोटी मोटी रणनीति तो पहले ही तैयार कर ली थी, तो उसे अब सबसे पहले कुछ महिलाओं को इकट्ठा करना था जो यह काम करें, क्योंकि वह सबसे पहले छोटे लेवल पर से घर से ही काम करने वाली थी। इसलिए उसने महिलाओं से बात करना उचित समझा। फिर उसे लगा क्यों ना सबसे पहले वही कुछ करे जिससे उसके पास बाकी औरतों को प्रेरित करने के लिए कुछ आइडियाज हों। इसलिए उसने हैंडीक्राफ्ट के 4-5 आइटम जो वह अच्छे से कर सकती थी, इसलिए उसने कुछ सूट के डिजाइन, कुर्ती के डिजाइन, हैंडमेड एसेसरीज, पत्थर कांच से बने आभूषण और कुछ हाथ से कढ़ाई करके पर्स, कुर्ती, स्टॉल, दुपट्टे, स्कार्फ आदि चीजें तैयार की। इसमें उसे लगभग महीने भर का समय लगा। इस काम के लिए उसने रात दिन मेहनत की। सृजन भी उसके हर एक एफर्ट को बड़े ध्यान से देख रहा था। फिर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से अपनी वेबसाइट बनवाई और उस पर इनकी फोटो अपलोड की। फिलहाल सिर्फ यह आइडियाज सैंपल के तौर पर रखे गए थे। बराबर में ही उसने महिलाओं से बात करनी शुरू कर दी थी। अब तक 4-5 महिलाएं जुड़ भी चुकी थी और उन्होंने घर से काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन सबसे पहले जो वेबसाइट पर 1-2 चीजें डाली हुई थी वह सब खुद ही तैयार की थी। उन्होंने घर का काम करने के बाद दोपहर का समय काम के लिए चुना। सब महिलाएं निम्मी के घर पर इकट्ठा होते और दिन भर काम करते। ऐसा करते करते 2-3 महीने बीत चुके थे। अब काम अच्छा खासा बढ़ गया था। औरतों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही थी और जो लड़कियां सीखना चाहती थी वह भी काफी संख्या में आने लगी। काम को आगे बढ़ाने के लिए
लिए एक बड़े स्पेस की जरूरत है। इसके लिए एक बड़ा हॉल किराए पर लिया। सिलाई मशीन और हैंडीक्राफ्ट तैयार करने के सामान, इन सब की खरीदारी कर वहां पर अच्छे से सेटल किया गया। सृजन ने इस काम में पूरी मदद की, क्योंकि चीजें नई थी इसलिए उनका दाम भी कम रखा गया। लेकिन अब निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए पर्टिकुलर नाम चाहिए था। क्या रखा जाए, इसी पर निम्मी और सृजन बात कर रहे थे। निम्मी ने कहा, क्यों ना आपका नाम रख दिया जाए। सृजन मतलब निर्माण करना, इसका अर्थ भी सही है। सृजन ने कहा, हाँ बात तो तुम्हारी सही है, पर मेरे दिमाग में एक इससे भी अच्छा नाम है। निम्मी ने पूछा और बोला, वह क्या है? सृजन ने कहा, तुम्हारा रियल नाम निमिषा। निम्मी, निमिषा पर क्यों? सृजन, पता है निम्मी, निमिषा का अर्थ क्या होता है? निमिषा चमकती आंखें। सृजन, हाँ वह चमकती हुई आंखें जिसमें ढेरों सपने सजाए हों। इससे बेहतर तुम्हें ब्रांड का और क्या नाम हो सकता है? इसके लिए तुमने कितनी मेहनत की है, कितना संघर्ष किया है। घर घर जा कर के औरतों से बात की है, उनके परिवार से बात की है, उनको राजी किया है, उनको इस काम के लिए जोड़ा है। यह नाम ही काफी होगा यहाँ बाकी बच्चियों को सपना दिखाने को प्रेरित करने के लिए। वह चमकती हुई आंखें जो सपना देखती हैं और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखती हैं और काम के लिए उस अनुसार खुद को भी ढाल लिया है। तुम्हारा पूरा जीवन ही इस बात को बताता है। वरना बहुत छोटे परिवार में जहां लड़कियों की पढ़ाई के दौरान ही शादी कर दी जाती है और उनसे उनकी राय तक नहीं ली जाती है, यह तक नहीं पूछा जाता है कि वह आगे और पढ़ना चाहती हैं या नहीं। वहां से लेकर के शादी के बाद भी तुमने अपनी पढ़ाई जारी रखी, वह भी नीता भाभी के व्यवहार को झेलते हुए, उनके साथ तालमेल बिठाते हुए तुमने अपने लक्ष्य को अचीव करने में हर मुमकिन कोशिश की है। तुम्हारी इन चमकती आंखों ने जो सपना देखा था उसे पूरा किया है। अब इससे बेहतर नाम तुम ही बताओ और क्या हो सकता है? इस पर निम्मी सृजन की ओर देखते हुए मुस्कुराई और कहा, आप ठीक कहते हैं, फिर यही नाम रख लेते हैं। अब जब आपको इतना पसंद आ गया है। सृजन, क्यों तुम्हें नहीं पसंद है? पसंद तो है, पर जितना अच्छे से आज आपने समझाया है शायद उतना अच्छे से तो अब तक मैं भी नहीं समझती थी। अतः इस बात पर दोनों राजी हो गए कि ब्रांड का नाम निमिषा ही रखा जाएगा। इसी नाम से यहाँ बने हर प्रोडक्ट को बेचा जाएगा। निमिषा इस ब्रांड से बहुत सारी वस्तुएं बाजार में आ गई थी, जैसे कुर्ती, हैंडीक्राफ्ट आइटम, स्टॉल, स्कार्फ, दुपट्टे, आभूषण और भी बहुत सारी वस्तुएं थी। लेकिन इनकी उपलब्धता तो अच्छी खासी मात्रा में थी, पर बिक्री का स्तर अभी भी बहुत अधिक नहीं था। उसके अच्छे प्रमोशन की जरूरत थी। इसलिए सृजन और निम्मी ने कुछ आइडियाज सोचे। कुछ बड़ी चीजों को लेने पर छोटी वस्तुएं फ्री, प्रोडक्ट पर डिस्काउंट दे देना, वस्तुओं को स्थानीय बाजार में उतारना आदि। ऐसे एक साल के लंबे वक्त में बहुत ज्यादा आमदनी तो नहीं थी, या यूं कहें कि जितना खर्चा था इतनी आमदनी नहीं थी। कुल मिलाकर के अभी सब कुछ घाटे में ही जा रहा था। पर सृजन का साथ होने से निम्मी को रकम को लेकर के कोई समस्या नहीं हुई। अब सृजन का बिजनेस भी अच्छा खासा चलने लगा था, उसकी आय अच्छी थी, तो निम्मी को इकोनॉमिकल सपोर्ट सृजन की ओर से मिलता रहा। फिर सृजन उसकी हिम्मत तोड़ना भी नहीं चाहता था। उसने खुद एक लंबे दौर तक संघर्ष किया था, तब जाकर के बिजनेस में अपने पैर जमा पाया था। इसलिए वह बिजनेस में हर पहलू को अच्छे से जानता था, समझता था। निम्मी दुगनी मेहनत से अपना काम करती रही, सृजन भी उसका उत्साह बढ़ाता रहा। वह निम्मी को हर पहलू, हर बारीकी को बड़े ध्यान से बताता, नए नए आइडियाज देता। निम्मी के आइडियाज सुनता और दोनों मिल करके बेहतर उपाय निकालते। निम्मी का काम चल तो अच्छा पड़ा था, लेकिन औरतों को पेमेंट करने के हिसाब से अभी तरक्की नहीं हुई थी। अगर सृजन की मदद ना ली जाती तो काम कोई खास नहीं चल रहा था। उसके पास इतने पैसे भी जमा नहीं होते थे कि वह जो औरतें काम करने आती हैं उन्हें सैलरी दे सके। साथ में
में जो लड़कियां सीखने आती थी उनसे नाम मात्र ही शुल्क लिया जाता था, क्योंकि यह उसने और औरतों को पैरों पर खड़ा करने के लिए एक मुहिम सी शुरू की थी। तो वह बहुत ज़्यादा रुपए उन बच्चियों से ले भी नहीं सकती थी, लेकिन अगर औरतों को काम में बनाए रखना था तो फिर उन्हें अच्छा खासा पेमेंट देना जरूरी था। निम्मी बार बार सृजन से मदद नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने जो पैसे खुद के कारोबार से ही आते थे उसी से उनकी सैलरी दी। अब सैलरी थोड़ा ऊपर नीचे होने लगी थी, सही वक्त पर नहीं दी जा रही थी, इसलिए बहुत सी औरतों ने आना छोड़ दिया था। बहुत से परिवारों ने महिलाओं को आना छुड़वा दिया था। निम्मी के लिए यह दौर मुश्किल रहा, पर वह इतना समझ गई थी कि उसके पास आखिरी विकल्प है। अब और नया रास्ता चुन करके वापस से स्ट्रगल के राह पर जाने से अच्छा है इसी में रह करके संघर्ष करे। एक ही रास्ते पर चलने से उसे एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिल जाएगी। अगर इसी प्रकार वह रास्ते पर चलती रही तो वह उसके लिए और भी मुश्किल होगा। वही नीता जो यह कार्रवाई काफी टाइम से चुपचाप देख रही थी, क्योंकि निम्मी अब उससे अलग हो चुकी थी, इसलिए उसे कहने को सुनाने का अधिकार भी नीता के हाथ से जाता रहा। लेकिन उसके कारोबार में ऊंच नीच ने नीता को 4 बातें सुनाने का अवसर दे दिया। निम्मी को उसके साथ रहते हुए भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो अब कौन सा पड़ने वाला था। पर इंसान जब समस्याओं, दुविधाओं और संघर्ष से घिरा हुआ हो तो दूसरों के कटीले शब्द उसके साहस को तोड़ने के लिए काफी होते हैं। एक तरफ जहां नीता उसे कोई कहने का मौका नहीं छोड़ती थी, दूसरी तरफ निम्मी की सास, जेठ और मायके वाले तटस्थ थे। उन्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि वह यही चाहते थे कि निम्मी बस अपना घर ही संभाले, लेकिन सृजन के सहयोग ने उन्हें ज्यादा कुछ कहने का अवसर नहीं दिया। वही दूसरी तरफ था सृजन, जो निम्मी की हिम्मत अब तक बना हुआ था। निम्मी को ऐसे लगने लगा था कि आखिर सृजन भी कब तक उसका साथ देगा। जब सब रिश्ते उससे मुख मोड़ रहे हैं, सफलता का रुख उसकी ओर हो ही नहीं रहा है, तो अकेला सृजन भी कब तक सब्र का हाथ थामे रहेगा। कभी ना कभी एक ना एक दिन तो यह सब्र का बांध टूटना ही है। नीता के साथ तो उसने एडजस्ट कर लिया था, पर लगातार मिल रही विफलताओं से कहीं उसके और सृजन के रिश्ते पर कोई गलत प्रहार ना हो जाए। रिश्ता टूटते समय नहीं लगेगा। जब इंसान समस्याओं से घिरा हो तो उसके मन में नकारात्मक विचार चाहे अनचाहे आ ही जाते हैं। इसमें निम्मी का भी कोई दोष नहीं था। उसका समय ही ऐसा चल रहा था कि निम्मी कुछ भी सोचती एक पक्ष उस ओर चला ही जाता। निम्मी के लिए कोई भी चीज छोड़ना तोड़ना आखिरी विकल्प के रूप में होता था। यहाँ तक कि नीता के कटु व्यवहार में भी उसने लड़ाई झगड़े, कलह क्लेश, बंटवारे, नीता को पलट करके गलत जवाब देना, इन सब बिंदु को आखिरी विकल्प के रूप में ही रखा था। इस बार भी अपने हस्तकला के काम को आखिरी विकल्प मान ही चल रही थी। उसे लग रहा था कि इसके आगे उसके लिए और दुनिया नहीं है। अगर यह समाप्त तो उसके खुद के पैरों पर खड़ा होने का सपना भी समाप्त हो जाएगा। यही सोच करके निम्मी भीतर तक डर जाती थी, पर फिर भी कठिन समय में ईश्वर को याद करते हुए खुद को ही ढांढस बंधा लेती थी कि नहीं, सब अच्छा होगा। यह संघर्ष का दौर है, सबके जीवन में आता है, तो वह भी दुनिया से अलग नहीं है। उसे यह समझना होगा और उसे ये सब झेलना होगा, इसको पार करना होगा। यह उसके इम्तिहान का समय है, जिसमें हौसले का टूटना उसके सपने का टूटना जैसे होगा। इसलिए उसने अपने पैर गड़ाए रखे। वह खुद को हारते नहीं देखना चाहती थी। गाहे बगाहे उसकी सास भी उसे कह देती थी कि बेटा, घर संभालना ही औरतों के हिस्से में आता है, वह इसको भली प्रकार संभाल ले। समाज में यह उसकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। लेकिन निम्मी को मानना था कि घर संभालने के साथ साथ औरतें और भी बहुत कुछ कर सकती हैं। जब औरतों में प्रतिष्ठा है कुछ बेहतर करने की, कुछ अलग करने की, कई डायमेंशन में काम करने की, तो वह केवल एक ही दृष्टिकोण तक खुद को सीमित क्यों रखें, पर बेहतर कर सकती हैं। समाज निर्माण में उसके जिम्मेदारी सिर्फ परिवार संभालने, परिवार बनाने से लेकर के उसका बेहतर संचालन करने तक नहीं है। समाज को कुछ नया देने, नई सोच देने, आज
समाज तक बढ़ाई जा सकती है, फिर वह क्यों स्वयं को एक ही दायरे में समेटे रखे। कभी कभी इंसान को नकारात्मक बातें भी प्रेरित करती हैं। निम्मी भी अपने आसपास के माहौल से, लोगों के तानों से, उसकी चिंताजनक स्थिति से प्रेरणा लेने लगी थी। यह उसके मोटिवेशन का जरिया बन गया था। सृजन निम्मी के व्यवहार में प्रत्येक उतार चढ़ाव को नोटिस कर रहा था। सृजन अपने मन में यह बात अच्छे से जानता था कि वह निम्मी को गिरने नहीं देगा। इसका एहसास भी उसने बखूबी दिलाया था, लेकिन फिर भी वह चाहता था कि निम्मी यह सफर खुद ही तय करे, इसलिए उसने इसमें इंटरफेयर करना सही नहीं समझा। वह निम्मी को हर पड़ाव को खुद ही पार करते देखना चाहता था। निम्मी भी हर इम्तिहान को गुजार का सफलता की ऊंचाइयां छू लेना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि वह बार बार सृजन की मदद से ही अपने काम को अंजाम दे, इसलिए उसने हिम्मत नहीं हारी और जो नुकसान भी हो रहा था उसे शांतिपूर्वक सब्र रखते हुए झेलती रही। मैं कुछ भी अधूरा छोड़ना नहीं चाहती। जो शुरुआत तुमने की उसे भी पूरा कर दूंगी। इस बेरंग जिंदगी में फिर से रंग भर दूंगी। जैसे मुस्कुराती दुनिया थी पहले वह फिर लौट आएगी। चाहे सफर कितना ही मुश्किल हो मैं पार कर लूंगी। मैं कोई डोर तोड़ना नहीं चाहती, मैं कोई रिश्ता छोड़ना नहीं चाहती। मैं हर उलझन, हर पड़ाव को पार करूंगी। इन सूनी आंखों में फिर से सपने भरूंगी। राहों की ठोकरों में गिर करके उठूंगी। कोई संभाल नहीं पाए मुझे तो मैं खुद संभालूंगी। मैं किसी से मुंह मोड़ना नहीं चाहती। मैं खामखा जिंदगी का रुख मोड़ना नहीं चाहती। ना मैं मुजरिम बनना कर किसी को कटघरे में रखूंगी। इस बात को इल्म है मुझे, मेरी ये जिंदगी मैं ही बदलूंगी। मैं कुछ भी अधूरा छोड़ना नहीं चाहती। निम्मी ने जैसे तैसे अपनी हिम्मत बनाए रखी और काम को जारी रखा। निम्मी के लिए शुरुआती साल बड़ा ही कठिन रहा। अब निम्मी को अपना हैंडीक्राफ्ट का काम शुरू किए हुए 2 साल बीत चुके थे। इन 2 सालों में उसने लोकल मार्केट में अपना प्रोडक्ट उतारे। ऑनलाइन के साथ एक फ्री, पैसे का कम रखना, गिफ्ट, लकी ड्रा जिसमें छोटे छोटे प्राइज रखे। इन छोटे छोटे उपायों के साथ गुजरते समय ने निम्मी के बिजनेस को एक अच्छा मुकाम दिलवा दिया था। अब निम्मी हैंडीक्राफ्ट के काम में अपने पैर जमा चुकी थी। उसका बिजनेस अच्छा चल पड़ा था। बिजनेस संबंधी छोटे मोटे ट्रिक्स सृजन उसे बखूबी समझा दिया करता था। सृजन खुश था कि एक लिस्ट निम्मी का कारोबार अच्छा चल पड़ा। काव्या भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। औरतें जिन्होंने आना छोड़ दिया था उनकी भी वापसी शुरू हो गई थी। परिवार के वो लोग जो चाहते थे कि निम्मी काम ना करे, हालांकि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कभी मना नहीं किया, लेकिन फिर भी उनके मौन ने कुछ इस तरह का संदेश निमिषा तक पहुंचाया था। जब वह भी निम्मी की सफलता पर खुश थे, नीता का मुंह तो समय ने बंद कर दिया था। कुल मिलाकर के निम्मी इत्मीनान की जिंदगी जी रही थी। हालांकि उसकी जिंदगी में भाग दौड़ बहुत थी। उसका काम ही कुछ ऐसा था, हर जगह मैनेज करना, कोऑर्डिनेशन बनाना, ये सब कुछ उसे व्यस्त रखता था। पर निम्मी को ऐसी ही जिंदगी चाहिए थी। उसे इसी में सुकून मिलता था। कुछ लोग आराम करके खुश होते हैं और कुछ लोग काम करके। निम्मी इससे दूसरी श्रेणी की महिला थी। वह काम करना चाहती थी और भाग्य ने भी उसका साथ दिया। उसे एक ऐसा सपना दिया, ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसमें न केवल वह अकेली बल्कि उन महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा बन करके उभरी। देखते देखते 8 साल बीत गए। निम्मी बहुत खुश थी। उसे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्टअप के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए कई पुरस्कार मिल चुके थे। बिजनेस वूमन के रूप में उसकी एक अलग पहचान बन चुकी थी। वह खुश थी। अपने छोटे से कस्बे के साथ साथ उसने पूरे जिले और राज्य को गौरवान्वित महसूस करवाया था। कामयाबी किसको प्यारी नहीं होती है, निम्मी को भी थी। सब खुश थे, घर में खुशी थी। कहते हैं कि सफलता के साथी बहुत होते हैं, असफलता में जो साथ रहे वही असली साथी होता है।
और यह साथ उसको सृजन के रूप में मिला। निम्मी की जब शादी हुई थी तो उसके मन में एक डर था कि 12 साल का एज डिफरेंस बहुत होता है, वह कैसे मैनेज कर पाएगी। लेकिन आयु का अंतर और सोच का अंतर, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। सृजन और निम्मी की एक जैसी सोच ने इस अंतर को मिटा दिया था। निम्मी को अपने जीवन से कोई मलाल नहीं था, वह उत्साहित थी, अपने हर कदम से खुश थी। उसने कभी भी अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में नहीं जाने दिया, चाहे लोगों को और वक्त का कैसा भी रुख रहा हो। निम्मी अपनी सोच पर, इरादों पर हिम्मत के साथ खड़ी रही। इसी सकारात्मक ऊर्जा ने उसे सकारात्मक जीवन दिया। अब वहां के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी। छोटे से शहर की प्रथम सफल उद्यमी महिला थी, उसकी अलग पहचान थी। स्कूल, कॉलेज, किसी भी सम्मानी मंच पर उसकी अभिव्यक्ति को सराहा जाता था। प्रोग्राम में उसे विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया जाता था। दोनों ही पति पत्नी पूरे कस्बे के लिए आदरणीय थे, सम्मानीय थे। जहां निम्मी ने औरतों के जीने के लिए इतना बड़ा सहारा दिया था, उन्हें उम्मीद की एक लौ दी थी, वहीं सृजन ने इन सब की शुरुआत अपने बलबूते पर ही की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि छोटे शहरों में अपनी बिजनेस खड़ा करने के लिए घर परिवार आज भी ज्यादा सहयोग नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पूंजी डूब ना जाए। वह जीवन में पैसों को लेकर के कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ऐसा ही सृजन के साथ था, लेकिन उसने अपनी काबिलियत के दम पर वह मुकाम हासिल कर लिया था जो शहर के बाकी लोगों का एक अच्छा उदाहरण था। अब तो निम्मी और सृजन के विवाह को 8 वर्ष बीत गए थे। इस बीच दिव्या काफी बड़ी हो गई थी, उसका रिश्ता भी तय कर दिया था। निम्मी की कद अब जब पूरे शहर में ही बढ़ चुका था तो नीता ने भी उसे काम की जिम्मेदारियां सौंप रखी थी। दिव्या की शादी में भी निम्मी अपनी हर जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाया। अपनी स्थिति और जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना तो निम्मी ने कभी सीखा ही नहीं था। जो वह 8 सालों से करती आ रही थी, वह अब भी उसे कर रही थी। सफलता का उसके स्वभाव पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा। वह जलते दिए से थी, जिसकी लौ एक रूप से जलती रहती है। वह न दूसरों को तपिश देती है बल्कि उन्हें रोशन भी करती है। इसी तरह निम्मी थी। दिव्या की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। दिव्या जो अपने माँ के व्यवहार को देख करके निम्मी से बुरा बर्ताव करती थी, अब समझदार हो गई थी। वह अच्छे बुरे की पहचान करने लगी थी। निम्मी के लिए उसके व्यवहार में भी परिवर्तन हुआ था। निम्मी इसी बात से खुश थी कि जैसी वह है उसे ऐसा स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि वह भी दूसरे लोगों से बदलने की उम्मीद नहीं करती थी। इंसान के खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लिया जाए। जब हम किसी के लिए बदलना नहीं चाहते हैं तो दूसरों से इसकी उम्मीद क्या की जाए। नीता की बेटी दिव्या की विदाई हो रही थी। नीता रो रही थी, दिव्या रो रही थी। निम्मी की आंखें भी नम थी। नीता को बेटी के जाने का गम था, दिव्या को घर छोड़ने का दुख था। लेकिन निम्मी दिव्या की जगह आज से 8 साल पहले खुद को खड़ा हुआ देख रही थी। जब उसने अपने पिता का घर छोड़ा था, कितनी उम्मीदें, कितनी आशाएं थी उसे नए घर से लेकर के, लेकिन नीता के व्यवहार में वह सब धूमिल कर दिया था। वह सोच रही थी कि दिव्या को ससुराल में किसी के इस तरह के व्यवहार का सामना ना करना पड़े। वह जाते ही उस घर में सहजता से सबके साथ घुल मिल जाए। यूं ही बेटी जब अपने घर को छोड़ करके दूसरे नए घर में जाए तो उसके लिए सब कुछ पहले जैसा नहीं होता। फिर अगर किसी का व्यवहार उसमें अड़चन पैदा करने लगे तो उसके साथ उस परिवेश में घुलना मिलना और भी मुश्किल हो जाता है। जितना कठिन सफर निम्मी का रहा वैसा दिव्या का ना हो। निम्मी बस यही दुआ दे रही थी। दिव्या को भी अपनी माँ का बिहेवियर अच्छे से याद था। कहीं ना कहीं इसमें दिव्या भी खुद को दोषी मान रही थी, पर आज उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि निम्मी के लिए वह वक्त कितना कठिन रहा होगा। नीता जो दुख से आंसू बहा रही थी, आज उसके मन के किसी कोने में यह डर दिख रहा था कि कहीं ना कहीं उसने निम्मी के साथ गलत किया था। इंसान चाहे
कितना ही अहंकारी, घमंडी और गलतियों के रास्ते पर क्यों ना हो, वह चाहे अपने दंभ में यह न दिखाता हो कि वह गलत नहीं है या उसे किसी का डर नहीं, पर दिल के एक कोने में उसे यह पता होता है कि वह गलत कर रहा है। सत्य का आभास हर मनुष्य को होता है जब वह उससे विमुख रहता है। जब तक उसकी स्वार्थ सिद्धि ना हो जाए, उसे किसी भी तरह का अपना स्वार्थ साधना होता है। नीता को भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था, पर वह अब भी इन पर पर्दा डाले रहना चाहती थी। वह इसे खुल करके स्वीकार नहीं करना चाहती थी। निम्मी को भी नीता का माफीनामा नहीं चाहिए था। वह अपनी बनाई दुनिया में बहुत खुश थी। उस दुनिया में उसका खुशहाल परिवार था, उसका सपना था, उसका काम था और सबसे बढ़ करके सृजन जैसा खूबसूरत साथी था। और निम्मी को क्या चाहिए था? दिव्या की विदाई हो चुकी थी। सब कुछ पहले जैसा अनवरत रूप से चल रहा था। नीता का व्यवहार निम्मी की सफलता के बाद कुछ कुछ बदला था। दिव्या की शादी के बाद तो काफी नरमी आ गई थी। निम्मी को अपने फैसले पर गर्व था कि उसके जो अंतिम विकल्प था वही उसकी जिंदगी के लिए नया रास्ता बना, मुकाम बना और उसने ही उसे पहचान दिलाई। बस उसकी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। समय अपनी गति से चलता जा रहा था और निम्मी की जिंदगी भी। निम्मी सृजन से, सृजन आपने इतना विश्वास कैसे किया मुझ पर? मेरे काम के शुरुआत में मेरे पास पैसे नहीं थे, आपने पूंजी लगाई, फिर जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए भी आगे आए। और तो और मैं यह भी जानती हूँ कि घर में सब चाहते थे कि मैं कोई काम ना करूं, घर के काम के अलावा, फिर भी आप डटे रहे। क्यों? सृजन, पता है निम्मी, इंसान जो करना चाहता है वह अपने मजबूत इरादों के बलबूते ही कर पाता है। बाकी संसाधनों की तो उसे बाद में जरूरत पड़ती है। मैंने तुम्हारे इरादों को अच्छे से जाना है, मुझे उनमें कभी भी भटकाव या विचलन नहीं दिखा। फिर मैं कैसे ना तुम्हारी मदद करता, तुम ही बताओ निम्मी। पर फिर भी सृजन, मैं सफल हो जाऊं इसकी निश्चिंतता भी तो नहीं थी। आपको नुकसान भी तो हो सकता था। हाँ, हो सकता था। तुम कैसे ना सफल होती जब तुमने इतने अवरोधों के बावजूद भी अपना लक्ष्य नहीं बदला था। फिर व्यापार में ऊंच नीच तो आती ही रहती है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो खुद पहले कई बार घाटे खा चुका था, तभी तो भाई मुझसे कभी कभी नाराज रहते थे। अच्छा, और मुझे लगा नीता दीदी की वजह से रहते हैं। अरे नहीं, ये उनके स्वभाव को तो पहले से ही जानते थे। हाँ, कभी कभार इंसान पर बातों का असर हो जाया करता है, आखिर इंसान ही तो है। उनके मनोभाव पर दूसरे के शब्दों का असर होना लाजमी है, पर यह बहुत छोटी बात होती है। अब तो वैसे भी सब ठीक है। मैंने नोटिस किया है नीता भाभी का रवैया भी तुम्हें लेकर के बदला है। निम्मी, हाँ सृजन, शायद दिव्या की शादी के बाद उन्हें यह बात समझ आ गई है। सृजन, पता नहीं उन्हें इतनी देर से कैसे समझ आई। वैसे तो उन्हें खुद की शादी में ही समझ जाना चाहिए था कि जब उन्हें इस घर में इतना प्यार और आदर मिला था तो वह इस घर की छोटी बहू से यह हक कैसे छीन सकती थी। चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। निम्मी, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, वैसे भी कितना मिलना हो पाता है। सृजन, तुम उनसे कोई बैर द्वेष मत रखना। नहीं सृजन, मेरे लिए यह बात पुरातन में है। नहीं सृजन, मेरे लिए यह सब बातें पुरातन हैं। मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं जानती हूँ इंसान को आगे बढ़ने के लिए इन चीजों को छोड़ना होता है। वह इसे आगे लेकर के नहीं बढ़ सकता है। ये सब उसे पीछे धकेलने के लिए होते हैं, ना कि उसे आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए मैंने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। मैं कभी भी उनके बराबर खड़ा नहीं होना चाहती थी। हर इंसान को भगवान ने अपना अलग स्वभाव, व्यक्तित्व और गुण दिया है। हमें भी उन्हें लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। कुछ गलत लगे तो उसका विरोध भी होना चाहिए, पर इसमें परिवार और परिस्थिति का जरूर ध्यान भी रखना चाहिए। केवल विरोध घर उजाड़ सकता है, इसलिए मैंने कभी उनकी बात पर लड़ाई करना ठीक नहीं समझा। अगर मैं लड़ाई में उलझ जाती तो मेरा यह सपना कभी भी पूरा नहीं होता। मेरे लिए वह हमेशा आखिरी विकल्प ही रहा था। यदि मेरे अधिकारों का हनन होता तो
तो इस विषय पर मैं उनसे अवश्य झगड़ा करते, पर तब तक नहीं। सृजन, जानता हूं, मैं अच्छी तरह समझता हूं। निम्मी, वैसे पता है सृजन, मेरे लिए मेरा हैंडीक्राफ्ट का यह जो बिजनेस है वह भी आखिरी विकल्प था। सृजन, ऐसा क्यों? निम्मी ने एक बार लंबी सांस भरी और कहा, क्योंकि इतने सारे एग्जाम में असफल होने के बाद अगर इसमें मैं असफल हो जाती तो शायद ना परिवार और ना ही आप मुझ पर भरोसा कर पाते, और शायद मैं भी खुद पर। सृजन, ऐसा नहीं है निम्मी, मैं हमेशा तुम पर विश्वास करता। निम्मी, पर अच्छा ही रहा, इसी दृढ़ता ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है, वह देखो सामने। यह कह करके निम्मी ने एक बार सृजन को देखा और फिर वहीं से गली में लगे पोस्टर को देखने लगी, जिसमें एक बड़ी सी होल्डिंग लगी हुई थी, जिसमें निम्मी सृजन दोनों की बड़ी सी फोटो थे और राष्ट्रीय स्तर पर उद्यमता के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त करने हेतु बधाई संदेश था, जो किसी इंस्टीट्यूट ने बनवाया था। सृजन और निम्मी दोनों ही उसे देख रहे थे और फिर एक दूसरे को देख हाथ पकड़े हुए निम्मी ने सृजन को एक बार फिर से धन्यवाद दिया। उनके सपनों ने उन दोनों के बीच जो भी फासले थे खत्म कर दिए थे। वे खुश थे, सफल थे, इससे बढ़ कर के दोनों अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। जिस राह पर वे दोनों चल पड़े थे बड़ी कठिन डगर थी, पर दोनों ने ही बाधाओं को पार करते हुए हर अवरोध को मिटा करके मंजिल हासिल कर ली थी। कदमों को बीच में नहीं रोका, न एक दूसरे को रुकने दिया। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।